नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में दिए गए भाषण पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले विश्वविख्यात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को लेकर के अपने दिए भाषण में कुछ अतिशय उदारता का परिचय दिया। उनके भाषणों में जो चीजें कही गईं वह कहीं से नहीं लगती थी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया भाषण और भाषण में उल्लिखित उनके अपने विचार थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तारीफ में जो शब्द कहे वह उनकी सौम्यता और शालीनता का द्योतक था और उनके जेस्चर की। आमतौर पे इस तरीके के समारोह में जब एक बहुत बड़ा वीआईपी अपनी तकरीर करता है, अपने भाषण देता है, तो उससे ये जरूर अपेक्षा लगी रहती है कि वह अच्छी सकारात्मक और सत्य बातें कहे और कहीं न कहीं उस संस्थान के मनोबल को अपने आख्यानों के जरिए, अपने उद्बोधन के जरिए और ऊंचा करे। परंतु अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया वह कहीं न कहीं तथ्यों से भी परे था। उन्होंने यह कह डाला कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक मिनी इंडिया की तरह है। उन्होंने यह भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जरिए लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम देश के विकास के लिए बिल्कुल एकजुट रहें और पॉलिटिकल डोमेन में जो चीजें हो रही हैं उनसे इन चीजों को विलग रखें। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद चाहे वो जितना भी सौम्य, शालीन और कहीं न कहीं सकारात्मक बयान हो और देश में एक अलग धर्म के आइडेंटिटी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के उन तमाम पहलुओं को जो उन्होंने रेखांकित किया वो कहीं न कहीं नए सवाल को भी जन्म देता है, नए बहस को जन्म देता है। दोस्तों, बताते चले कि जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कहीं न कहीं देश में आज़ादी के साथ विभाजन की भी, अलगाववाद की भी एक लड़ाई चल रही थी और ये माना जा रहा था कि देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर एक नए इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो आइडिया था, उस आइडिया का ओरिजिनेटर ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी था। और कहीं न कहीं उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष रहे और एक बड़े नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए वहां पर कांटे बोए जाते थे। मौलाना आजाद को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक तरह से दौरा करने में हमेशा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि जब वो दिल्ली से कलकत्ते जाते थे और पता चलता था कि वो किसी ट्रेन में सवार हैं तो वहां आ करके अलीगढ़ स्टेशन पर उनका हुट आउट भी किया जाता था। और कुछ ही दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में यह विवाद उठा कि वहां के सीनेट हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना का पिक्चर लगा हुआ है। वह मोहम्मद अली जिन्ना जो अब भारत राष्ट्र से अलग हटकर एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान का बाबाए आजम कहा जाता है। दोस्तों, हम बताते चले कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की और कहीं न कहीं उनके द्वारा इस अलीगढ़ कॉलेज की जो स्थापना की गई वह कहीं न कहीं मुस्लिमों में एक पुनर्जागरण का द्योतक था। कहीं न कहीं भारत में एक मुस्लिम रिनेसा लाने का उसे सिंबल माना गया। और यह भी बात सही है कि जब अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना सर सैयद ने की तो तमाम मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवे जारी किए और कई एक नहीं अनेकानेक फतवे जारी किए गए। लेकिन सर सैयद को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है और अंग्रेजी हुकूमत के बहाने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन बढ़ा है और कहीं न कहीं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन को लेकर के हिंदुओं में एक तरह से सकारात्मक भाव है। ज्यादा से ज्यादा हिंदू उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आज भी पुरातन पंथी और दकियानुसी विचारों से आच्छादित हैं। जबकि इस देश पर हुकूमत, लंबा हुकूमत इस्लाम वंश का रहा है, इस्लाम डायनेस्टी का रहा है
तो कहीं ना कहीं आज जब हम स्वतंत्र हुए हैं इन अंग्रेजों के जरिए, तो कहीं ना कहीं इस्लाम को एक तरह से नए सिरे से अपने आप को जागृत करना होगा, और नए सिरे से जागृत करना होगा तो उन्हें आधुनिक शिक्षा को अपनाना होगा। और कहीं ना कहीं इस फिलॉसफी पे, इस परसेप्शन पे और इस पर्सपेक्टिव पे सर सैयद अहमद खान ने देश में, इस्लामिक जगत में एक नई बौद्धिक, एक नई एकेडमिक क्रांति लाने का आगाज किया। और कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उस दिशा में निरंतर स्थापित हुआ, निरंतर प्रसरित हुआ। और अंग्रेजों ने जो मुस्लिम लीग की स्थापना के जरिए इस देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की जो साजिश रची, और उस मुस्लिम लीग के एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल सर्किल का कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। यहां तक कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विख्यात हिस्टोरियन इरफान हबीब और न जाने और कितने बड़े जो वहां के जो स्कॉलर हुए हैं, वह भी इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो वहां मुस्लिम लीगी जमात की संख्या अच्छी खासी थी। चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस प्रांत से ताल्लुक रखता था जिस प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान के साथ विलय नहीं हो सकता था। इसी मजबूरी में कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनसे अलग रहा। अन्यथा कहीं ना कहीं आइडियाज के मामले में सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट कॉम्युनल स्टेट को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको एक तरह से एकेडमिक तरीके से फीड कर रहा था। बहरहाल दोस्तों, आजादी के बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो हैसियत थी, जो स्टेटस थी, एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की बनी। कहीं ना कहीं मुस्लिमों के नाम पर यह स्थापित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाया, उससे तमाम तरीके की इमदाद मिली, और उसकी जो एक्सीलेंसी है वो तमाम एकेडमिक फ्रंट पे अलग अलग विधा में, अलग अलग पाठ्यक्रमों में और अलग अलग शिक्षा के महकमों में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, समाज विज्ञान के संकाय हो, लैंग्वेज हो, या अलग अलग साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सेंटर फॉर एक्सीलेंसी है, जो सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी है, उसको लेकर के सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। और एएमयू से न जाने कितने बड़े स्कॉलर न केवल देश में बल्कि विदेश में अलग अलग जगहों पर गए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब हम एकेडमिक तरीके से किसी चीज की बात करते हैं, जब हम इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें एक ईमानदारी का बोध होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें अपने राष्ट्र बोध का भी ख्याल होना चाहिए, हमें इतिहास बोध का भी ख्याल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत की विराट सामाजिक अवस्था और उसकी व्यवस्था को भी अपने में आत्मसात किए हुए होना चाहिए। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के द्वारा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें की गई हैं जो कहीं ना कहीं हमें कुछ नया सोचने को विवश करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में कटुता पैदा करती है, कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ी घबराहट पैदा करती है कि वह भारत राष्ट्र राज्य जो एक सेकुलर देश है, जो एक तरह से तमाम भाषा, तमाम प्रांत, तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम समुदाय, तमाम संस्कृति और अलग अलग तरीके के रवायत का देश है। ऐसे में अगर एक कंपोजिट कल्चर, एक समन्वित कल्चर, एक सेकुलर कल्चर जिसमें एक पूरी ईमानदारी हो, जिसमें कहीं भी टिल्ट ना हो कि हम बहुसंख्यकवाद के प्रति जाएं या अल्पसंख्यकवाद के प्रति जाएं, पब्लिक डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में धर्म के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और खास करके शिक्षा के महकमे में इन चीजों के लिए तो और भी जगह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल नरेंद्र मोदी जो अभी फिलहाल देश में किसान आंदोलन की भयंकर दबाव में चल रहे हैं, देश का एक विशाल तबका 15 करोड़ की आबादी वाला किसान और उनके मौलिक मुद्दों को रेखांकित करने वाला मुद्दा, यानी कि देश के तमाम कृषि उत्पादों को, यानी कि जिसमें गन्ना, जिसमें कि मिल्क और जिसमें कि टोबैको और कॉटन जैसे उत्पाद नहीं है, बल्कि वो अनेकानेक उत्पाद हैं, फूड ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल सीड एंड पल्सेज, उन सभी का बेहतर एमएसपी को लेकर के पहली बार देश के 15 करोड़ किसान जागृत हुए हैं, और देश के राजधानी की चारों सीमाओं पर उनकी एक पूरी उपस्थिति है, और 1 महीने से वो लगातार इस ठंड के ठिठुरन में आंदोलनरत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से इस पे जवाब देते नहीं बन रहा है। जो वे नया कानून लेकर के आए,
वह देश में कॉरपोरेट को मौका देने वाला तो था, लेकिन इसी बहाने देश के किसानों को मौका मिला कि वे अपने उत्पादों की लाभकारी मूल्य प्राप्त करने की मांग करें, और उसके एवज में वो कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल ऐसी स्थिति में और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनकी ओरिजिन विचारधारा, जो कहीं न कहीं धार्मिक कटुता और कहीं न कहीं एक तरह से कम्युनल स्कोर करने के लिए जानी जाती है, आज इस मौके पर कुछ ज्यादा ही उदारता और अतिशय सौम्यता का अगर परिचय देते हैं तो सवाल उठता है, संदेह उठता है, और कहीं न कहीं हमें एक ईमानदार चर्चा करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो ऐसे में इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तुलना एक मिनी इंडिया से की, ये बात थोड़ी गले के नीचे नहीं उतरी, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, और उस अधिकार के तहत अलीगढ़ कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम छात्रों के लिए 50% सीटें जो है वो आरक्षित हैं। अगर देश के 15% आबादी के अगर 50% छात्र जहां पर रिजर्व होते हो, उसे हम मिनी इंडिया की संज्ञा नहीं दे सकते। बहरहाल इस्लाम, भारत में पनपा इस्लाम हमारे भी कल्चर की भी विरासत है, हम उसे तस्लीम करते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, और कहीं न कहीं भारत के कंपोजिट कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो इस्लामिक कल्चर भी है, और उस इस्लामिक कल्चर के प्रतीक के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी हम ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें सच्चाइयों से हमें इनकार नहीं करना चाहिए, और हमें इस बात को बार बार दोहराना चाहिए कि देश का कम्युनल डिवीजन करना एक बड़ा ब्लंडर था, और उस कम्युनल डिवीजन को लेकर के ही सबसे पहले हम अपना अफसोस प्रकट करें, और फिर उसके बाद देश में एक सर्वधर्म संभाव, देश में एक प्योर सेकुलरिज्म, और देश में पॉलिटिकल डोमेन में किसी भी धर्म के लिए कोई जगह नहीं होने की बात की वकालत करें। बहरहाल दोस्तों, मैं इसी नोट के साथ अपनी बात समाप्त किए जाता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।